नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक दफ़ा स्पोर्ट्स क्लिशियल के जो स्पोर्ट्स फैमिली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आज का हमारा तीसरा एपिसोड होने वाला है, यानी तीसरा दिन कबड्डी का। और 3 बार तीसरा ट्रिपल पंगा हमें देखने मिलने वाला है, यानी आज भी 3 मुकाबले होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के जो 3 मुकाबले होने वाले हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज के जो 3 मुकाबले होने वाले हैं वो 3 मुकाबले इस तरह से हैं कि सबसे पहले जो है वो यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स अपना मुकाबला पहला खेलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला पटना पायरेट्स के साथ खेलेगी। यूपी योद्धा के साथ बहुत ही क्लोज मैच खेला है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। अर्जुन देसवाल ने क्या ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दिया, वहाँ पे लाजवाब प्रदर्शन वहाँ रहा जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से। लेकिन एक क्लोज गेम लास्ट रेड में जाके डिसाइड हुआ और ऑलमोस्ट पहले हाफ में प्रदीप नरवाल को इन्होंने एक भी पॉइंट नहीं दिया था। तो ये जयपुर के डिफेंस के लिए खासकर बढ़िया खबर है कि वो लोग एक अच्छे रेडर को रोकने में कामयाब रहे। और यहाँ क्या मुकाबले में भी, आज के मुकाबले में भी देखें तो मेन सीन यही बनता है कि आपको जो है विकास कंडोला को रोकना है। अगर विकास कंडोला को रोक लिया तो जो रेड्स में पॉइंट आने रहते हैं, माफ़ कीजिए विकास कंडोला नहीं, सचिन तंवर को अगर आपने रोक लिया, विकास तो बेंगलोर वाले हैं हमारे, अगर सचिन तंवर को आपने रोक लिया तो जो रेडिंग में सपोर्ट रेडर्स का, जैसे मोनू का रोल है या फिर और कोई भी जो रेडर हैं जो सपोर्ट रेडर की भूमिका निभा रहे हैं, वो उतना स्थापित है नहीं। इसलिए सचिन तंवर पे काफ़ी कुछ ज़्यादा निर्भर करता है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि सचिन तंवर को अगर आपने रोक लिया तो इस मुकाबले को भी जयपुर बहुत क्लोज लेकर जाने वाला है। लेकिन हालांकि मैं ये प्रेडिक्शन करूँगा कि 6 से 7 पॉइंट ही ज़्यादा से ज़्यादा और जयपुर पिंक पैंथर्स विल विन टुडे। ठीक है, राहुल चौधरी का परफॉर्मेंस देखना होगा कि वो किस तरह का परफॉर्मेंस कर देंगे, क्योंकि उनके लिए ये मेक और ब्रेक सीज़न ही है। हालांकि अगर इस साल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो ये उनके लिए यही होगा कि इस कबड्डी के पूरे मतलब आप कह सकते हैं कि उनका अनसोल्ड जाना ऑलमोस्ट तय ही कह सकते हैं आप। जैसे ऋशांत देवारिका के साथ हुआ और कितने ही पुराने नाम जो कि अनसोल्ड गए हैं, बड़े बड़े नाम जो कि अनसोल्ड गए हैं क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पाए। तो यही बात राहुल चौधरी पर भी लागू होती है और इस सीज़न में उन्हें जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस करना होगा। अर्जुन देसवाल के साथ मिलके वो एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल डिफेंस की स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी जो रोल प्ले करके देता है पटना पायरेट्स के लिए, वहाँ पे आपको देखें तो पटना पायरेट्स की पूरी लाइनअप में ज़बरदस्त उनका जो डिफेंस है, जो नए प्लेयर्स हैं जिन्होंने पिछले साल परफॉर्मेंस किया था, चंद्रशेखर ज़बरदस्त खिलाड़ी, और इनके वजह से आप कह सकते हैं कि पटना पायरेट्स की पूरी टीम जो है इन डिफेंडर्स, यंग डिफेंडर्स ने जिस तरह से दमखम दिखाया है, इसके वजह से डिफेंस में पटना पायरेट्स बढ़िया खेल रही है। और यहाँ पे इसलिए मैं ये कहूँगा कि पटना पायरेट्स के लिए डिफेंस का क्लिक करना ज़रूरी है। आज का जो मुकाबला है वो यही होने वाला है कि क्या पटना पायरेट्स का डिफेंस बेहतर खेलेगा या जयपुर पिंक पैंथर्स का डिफेंस बेहतर खेलेगा। और रेडर्स भी यही चीज़ है। तो अगर जिस टीम के रेडर चल गया, क्योंकि दोनों टीमों का डिफेंस बढ़िया है, तो जिस टीम के रेडर्स चल गए, हालांकि जयपुर का डिफेंस उतना अच्छी नहीं, जयपुर की रेटिंग अच्छी है, तो यही कहूँगा कि अगर पटना पायरेट्स का डिफेंस चल गया तो पटना पायरेट्स मैच जीत गया। और अगर यहाँ पे अगर जयपुर पिंक पैंथर्स का डिफेंस चल गया, अगर उन्होंने सचिन तंवर को रोक लिया, तो आराम से उनके रेडर्स में इतनी क्षमता है जयपुर पिंक पैंथर्स के रेडर्स में कि वो आराम से पॉइंट्स लेके आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रैटेजीज होगी डिफेंड टू विन जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए, और पटना पायरेट्स के लिए भी वही स्ट्रैटेजी होगी कि डिफेंड टू विन। क्योंकि अगर डिफेंड चल गया, अगर सचिन तंवर को रोक लिया जयपुर ने, तो फिर जयपुर जीता, और पटना पायरेट्स ने अगर देसवाल और राहुल की जोड़ी को रोक लिया तो वो जीत गए। ये स्ट्रैटेजीज़ मेरे हिसाब से यूज़ करने वाले हैं जयपुर पिंक पैंथर्स और पटना पायरेट्स दोनों ही टीमें। अब हम चलते हैं आज के दूसरे मुकाबले के ऊपर। तो जो आपका आज का जो दूसरा मुकाबला है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पुणेरी पलटन आज भिड़ने वाली है बेंगलुरु बुल्स के साथ। होम टीम है बेंगलुरु बुल्स और होम टीम अपना होम लेग खेल रही है बेंगलुरु बुल्स। और इस टीम के लिए एक ज़बरदस्त तरीके का परफॉर्मेंस, पिछले मैच में हमने कहा था कि इनका डिफेंस में सौरभ नंदल और महेंद्र सिंह के अलावा और कुछ नहीं है। विकास कंडोला पे ओवर डिपेंडेंसी दिख रही है, लेकिन क्या परफॉर्मेंस यंग रेडर्स ने आके किया, जैसे जय भगवान आए,
यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के लिए खेलते थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, और फाइनल्स में पहुंचे थे। और इस बार आके जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, लाजवाब। और 5 पॉइंट से एक बड़े ही क्लोज मैच में तेलुगु टाइटंस जैसी माइटी टीम, यानी कि ऑन पेपर जिस तरह की टीम अगर हो उस तरह की टीम को आप हरा पाए। उससे पहले वाले मुकाबले की बात करते हैं हम, तो बेंगलुरु बुल्स और पुणेरी पल्टन से पहले मुकाबला होगा तेलुगु टाइटंस और बंगाल वॉरियर्स का। तो तेलुगु टाइटंस और बंगाल वॉरियर्स के यहाँ पे देख लें तो बंगाल की टीम के लिए यहाँ पे सवालिया निशान है। कल मनिंदर नहीं चले, दीपक नहीं चले और श्रीकांत भी नहीं चले। रीडिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह से फ्लॉप रहा। डिफेंस में गिरीश अर्नाद ने पहले हाफ में बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरे हाफ में वो भी नहीं चले। हालांकि 6 टैकल पॉइंट्स एक ज़बरदस्त प्रदर्शन होता है, लेकिन पहले ही हाफ में उन्होंने 6 टैकल पॉइंट ले लिए थे। उसके अलावा उन्हें टैकल पॉइंट्स नहीं मिले ज़्यादा। तो मैं यही कहूँगा कि जो कमज़ोरियाँ हैं यहाँ पे दिख रही हैं, तीनों बेहतरीन रेडर्स हैं, लेकिन कल एक ऑफ डे था तीनों का ही। मैं यही कहूँगा कि आज के जो मुकाबला है, आज के मुकाबले में यहाँ ज़रूरी है बंगाल के लिए तीनों के जो रेडर्स हैं इनकी तिकड़ी चलना बहुत ज़रूरी है अगर बंगाल को आगे जीतना है। तो यही यहाँ पे उम्मीदें होगी बंगाल वॉरियर्स के फैंस से कि उनकी टीम से कि वो उनका जो रीडिंग डिपार्टमेंट है ज़बरदस्त चले। वहीं यहाँ पे देखें तो तेलुगु टाइटंस अपना मैच क्यों हारे थे, हालांकि बहुत क्लोज मुकाबला रहा था, बट हेयर एंड देयर। तो बीच में जो है फर्स्ट हाफ में इनके डिफेंस ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया, रेडिंग में बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, लेकिन सेकेंड हाफ में वो दोनों ही जो क्षेत्र में थोड़े पिछड़ गए ये लोग बेंगलोर के साथ। और क्रिटिकल पॉइंट्स में इन्होंने जो है ऑल आउट्स खाया बेंगलोर से, क्रिटिकल पॉइंट में ऑल आउट कंसीड किया, और उसकी वजह से जो तेलुगु टाइटंस है उनको एक लॉस झेलना पड़ा 5 पॉइंट्स का बेंगलुरु बुल्स वाले मुकाबले में। लेकिन यहाँ तेलुगु टाइटंस की जो टीम है उसके पास भी यही है, आप देखें तो डिफेंस हैवी टीम है पर ज़बरदस्त रीडिंग भी उनके पास है। डिफेंस हैवी की टीम मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं जिस तरह का परफॉर्मेंस इस टीम ने दिया है यार। डिफेंस में क्या नाम है ये देखिए आप, सुरजीत सिंह लेफ़्ट कवर, साथ ही साथ नहीं माफ़ कीजिए परवेश भैसवाल लेफ़्ट कवर, सुरजीत सिंह राइट कवर, विशाल भारद्वाज लेफ़्ट कॉर्नर जिस टीम में हो, और रविंदर पहल द हॉक राइट कॉर्नर पे हो। तो आप क्या ही कहेंगे उस टीम के डिफेंस को, कातिलाना डिफेंस है। और अगर आप चल जाता है डिफेंस, और अगर चल गया, मैं यही बोल रहा हूँ, अगर चल गया ना तो ये टीम बेस्ट डिफेंस है पूरे वीवो PKL के इस सीज़न 9 में। बेस्ट डिफेंस जिस टीम का है ऑन पेपर तो यही टीम का है, और इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आज का मुकाबला डिफेंस के लिए टेस्ट होने वाला है। अगर वो बढ़िया खेलते हैं और अगर उन्होंने जो है सामने वाली टीम के बंगाल वॉरियर्स के लिए दीपक निवास हुड्डा, मनिंदर सिंह और साथ ही साथ श्रीकांत यादव इन रेडर्स की तिकड़ी को रोक दिया तो बंगाल वॉरियर्स के लिए एक बहुत बड़ा एक और यहाँ पे सेटबैक होगा। और पहले 2 मैचेस 2 दिन लगातार हारना और रेडिंग डिपार्टमेंट का ना चलना, ये बहुत बड़ी चिंता की बात हो जाएगी बंगाल टीम मैनेजमेंट के लिए। लेकिन इसलिए यहाँ पे तेलुगु टाइटंस के डिफेंस को होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खेलना पड़ेगा। वहीं बंगाल वॉरियर्स के पर्सपेक्टिव से मनिंदर को चलना पड़ेगा और दीपक को चलना पड़ेगा और श्रीकांत को चलना पड़ेगा। रेडिंग डिपार्टमेंट में अगर आप पॉइंट्स ही नहीं लेंगे तो फिर क्या ही करेंगे। अगर मुझे याद है पहले अगर हम देखें पहले हाफ में 12-12 की बराबरी इन्होंने अचीव की थी, वहाँ पे देखें तो 6 पॉइंट गिरीश अर्नाथ ने लाए थे, 2 पॉइंट श्रीकांत यादव ने लाए थे और 2-4 पॉइंट एक नए खिलाड़ी उन्होंने लाए थे रेडिंग में ला के। ये जिस तरह से ये हो रहा है मुझे लगता है ये समस्या थी कि पहले हाफ में सिर्फ 2-3 प्लेयर चले, बाकी पूरी टीम क्या कर रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और यही एक समस्या है यहाँ पे देखने मिल रही है कि बंगाल वॉरियर्स जो है, गिरीश अर्नाथ ने तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, उनको आज वापस एक बार फिर से खिलाना चाहिए लेफ़्ट कॉर्नर में। आई थिंक यही एक मात्र मूल मंत्र होना चाहिए यहाँ बंगाल वॉरियर्स के लिए। तो ये एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि डिफेंस में बहुत इंप्रूव करना है, रेडिंग में खासकर रेडिंग क्योंकि मजबूत पक्ष है और इसलिए यहाँ रेडर्स को बढ़िया परफॉर्म करना पड़ेगा। दीपक निवास हुड्डा, महेंद्र सिंह और साथ ही साथ श्रीकांत यादव, तीनों को बढ़िया परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि ये लोग अच्छा खेले और आज के मैच को जीतें। फॉर बंगाल रेडिंग बहुत ज़रूरी है, रेडिंग का क्लिक करना। इसलिए मैं बंगाल की स्ट्रैटेजी कहूँगा
रेड टू विन, क्योंकि अगर रेडर्स नहीं चलते हैं तो फिर वैसे भी डिफेंस कमज़ोरी है ही, खासकर राइट के डिफेंस में सोमवीर के अलावा कोई ऐसा नाम है नहीं जिसके आप जिनका आप कहते हैं यंग प्लेयर्स हैं काफ़ी, और इसलिए मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। और वहीं यहाँ पे देखें, और सेकेंडली यही कहेंगे कि रेडिंग डिपार्टमेंट स्थापित है, इसलिए रेडर्स को चलना होगा, रेडर्स को अतिरिक्त बोझ उठाना होगा बंगाल वॉरियर्स के लिए और तेलुगु टाइटंस के लिए डिफेंस चलना बहुत ज़रूरी है। अगर डिफेंस चलता है तो रेडर्स जो आउट ऑफ फॉर्म रेडर्स हैं उनके लिए खासकर जैसे सिद्धार्थ देसाई हो गए और बहुत सारे जिनके सारे रेडर्स ही ऑलमोस्ट रजनीश को छोड़ दें तो आउट ऑफ फॉर्म हैं, इसलिए मैं यही कहूँगा कि रेडर्स को भी चलना ज़रूरी है। तेलुगु टाइटंस के भी रेडर्स अच्छा चलते हैं तो बढ़िया होगा, लेकिन तेलुगु टाइटंस के डिफेंस को अपनी भूमिका निभानी होगी। यही यहाँ पे मेरी मतलब यही स्ट्रैटेजीज़ दोनों ही टीमें मेरे हिसाब से यूज़ करने वाली हैं आज के मुकाबले में। और अब आते हैं हमारा लास्ट मुकाबला, जो कि आखिरी मुकाबला होने वाला है, तीसरा और अंतिम मुकाबला जिस पे सारे के सारे लोगों की निगाहें होने वाली हैं। वो मुकाबला होने वाला है दोस्तों, वो है बेंगलुरु बुल्स विल टेक ऑन पुणे रिपल्टन। और यहाँ पे देख लेते हैं बेंगलुरु बुल्स के लिए विकास खंडोला द मैन टू रिलाई ऑन, लेकिन जिस तरह से सौरभ मंडल और महेंद्र सिंह ने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, दो यंग कवर्स मोहित और उनकी जोड़ी जो यंग कवर्स हैं उन्होंने जिस तरह से जोड़ी खेली है, उसके अलावा विकास कंडोला और उसको बहुत ही अच्छे से मतलब जो कह सकते हैं इन टाइम जिस तरह से वो खेल रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से वो एक कह सकते हैं अडाप्ट कर रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, एक नेचुरल कॉम्बिनेशन सा बन रहा है कि डिफेंडर स्ट्रॉन्ग है, रेडिंग डिपार्टमेंट में विकास खंडोला सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। यहाँ बेंगलुरु को भी पिछले मैच से कुछ सबक लेने होंगे। पिछले मैच में शुरुआत थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई थी, जब कंडोला आउट हो गए थे तो मैच में एक सेकेंड के लिए जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था बेंगलुरु के लिए, और बोनसेस बहुत दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई राइट लेटर है तो वो बोनस बहुत ही आसानी से, लेफ्ट रेडर खासकर बोनस बड़ी आसानी से ले लेते हैं, और राइट रेडर भी बोनस आसानी से ले रहे हैं। तो बोनस बेंगलोर के डिफेंस से लिए जा रहे हैं लोग, आसानी से ले रहे हैं। इसके ऊपर यहाँ पे कोच को ज़रूर सोचना होगा। बोनसेस आपको ज़्यादा नहीं देने, क्योंकि ये बोनस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट, हाँ जब आप ऑल आउट दे रहे होते हो तो आप बोनस दे सकते हो, लेकिन ऐसे शुरू के मूवमेंट्स में आप आराम से बोनस देते जाते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। वही एक और स्टैंड आउट नाम विनय, जिनके बारे में कहूँगा, जिन्होंने ज़बरदस्त इम्प्रेस किया मुझे। हम सबको नहीं पता था कि इस खिलाड़ी में क्या ज़बरदस्त पोटेंशियल है। इस खिलाड़ी ने दिखाया अपना पोटेंशियल, ज़बरदस्त पोटेंशियल दिखाया है, और दिखाया है कि भाई ये भी बड़े स्टेज में आके अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी अच्छा परफॉर्मेंस है। ज़बरदस्त खेला है विनय ने, और विनय की इस परफॉर्मेंस की वजह से ही विकास कंडोला पे कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई, ज़्यादा ओवरबर्डन नहीं हुए विकास कंडोला, और इसलिए यहाँ पे कहूँगा कि विनय ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके दिया सपोर्ट रेडर का। ठीक है, ये तो थी कि देखो दोस्तों यहाँ बेंगलुरु बुल्स की बात। तो बेंगलुरु बुल्स की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, फिर से वही है, डिफेंस इज़ द की फॉर देम। अगर डिफेंस चलता है, विकास खंडोला चलते हैं, आइडोनिकली बेंगलुरु बुल्स का एक कॉम्बिनेशन चल जाता है और वो आराम से मैच जीत जाएंगे। ठीक है, वही यहाँ पे देखें सेकंड जो कि हमारी टीम होने वाली है पुणे रिपल्टन। यहाँ पे देखें तो कल जो ये लोग हैं वो मुकाबला टाई करके आ रहे हैं ये लोग, और इसमें यहाँ पे देख सकते हैं पुणे रिपल्टन की यहाँ पे देखें कमज़ोरी क्या नज़र आ रही थी। कमज़ोरी यही नज़र आ रही थी कि खासकर बीच में असलम इनामदार जो है वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आ रहे हैं, उनका फुटवर्क के साथ कॉन्फिडेंस नहीं है, साफ झलक रहा है। तो असलम इनामदार जो कि मेन स्ट्राइक रेडर है टीम के, उनको अच्छा परफॉर्म करना होगा। खासकर नबी बख्श और फजल अतरच अली के ना होते हुए ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पंकज मोहिते और साथ ही साथ असलम इनामदार और मोहित गोयल पे कि ये तीनों एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि इन तीनों के पास थोड़ा अनुभव है खेलने का, बाकियों के पास उतना है नहीं। और मैं यही कहूँगा कि आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी यहाँ पे खेलने के लिए जब आप आगे चलते हैं। तो यही चीज़ें मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है बेंगलुरु यहाँ पे, कि अगर इनकी रेडिंग डिपार्टमेंट असलम इनामदार, मोहित गोयल और पंकज मोहिते चल जाते हैं आज, तो आई थिंक वो पुणे के लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। तो यहाँ पे भी रेडिंग इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, और यहीं पे बेंगलुरु बुल्स के डिफेंस का टेस्ट होगा कि अगर उन्होंने डिफेंस में अच्छा किया
तो बेंगलोर मैच जीत रहा है, और अगर पुणे के रेडर्स ने अच्छा कर लिया तो पुणे मैच जीत रहा है। तो यहाँ पे यही मुकाबला है कि बेंगलोर का डिफेंस और पुणे के रेडर्स, ये एक मुकाबले की जंग होगी। और अगर कहीं बाजी मार ली पुणे के डिफेंस ने तो सोने पे सुहागा होगा पुणे के लिए। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो बेंगलोर का डिफेंस और पुणे के रेडर्स, यही आज के जो तीसरा मुकाबला है उसके मेन हाईलाइट पॉइंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो परफॉर्मेंस है, हालांकि कल एक बहुत ही बुरी खबर हमारे कबड्डी लवर्स के लिए मैं लेकर आया हूँ कि पवन शेरावत इंजर्ड हो गए थे और कल का मुकाबला भी नहीं खेले, आप सब जानते ही होंगे। निराशाजनक खबर है। उम्मीद करते हैं कि वो फिट हों और 11 तारीख वाले मुकाबले में अवेलेबल हो, जब तलाईवास खेलने वाले अपना अगला मुकाबला। तो यही उम्मीद है, और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन और hit the like button as well. Thank you.